हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है। हम जो बीए पार्ट और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जो संसाधन भूगोल में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, आज अब एक नए टॉपिक के साथ संसाधन जो अपने पास में भूगोल है उसकी परिभाषा है और उससे संसाधन की क्या अवधारणा है, संसाधन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन संसाधन की जो अवधारणा की बात करते हैं कि संसाधन एक अपने पास में क्या है। तो जो संसाधन अपने पास में एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी प्रकृति में जो भी प्राप्त अपने पास में तत्व हैं, पदार्थ हैं या जो संपदा हैं, वो एक ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जो संसाधन हैं उनके द्वारा ही मानव का जो जीवन की प्रगति है, विकास है और अस्तित्व है, वो संसाधनों पर ही निर्भर करता है। संसाधनों के द्वारा ही मानव के जो जीवन का विकास होता है, अस्तित्व होता है और उसकी प्रगति उन्हीं पर डिपेंड करती है। उसके अनुसार अपन बात करें कि जो अपन कहेंगे जो संसाधनों का जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो रही है, मनुष्य जिनका उपयोग अपन कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके अनुसार अपन चलें तो जो अपने पास में जो संसाधन है वो आदिकाल से यानी प्राचीन काल से ही धरातल पर पाए जाते हैं। जैसे अपन कहें कि भूमि है, वन है, जल है, जीव जंतु हैं। मनुष्य को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सभी जो पदार्थ तत्व हैं वो धरातल पर पाए जाते थे। जो ही मानव का विकास हुआ, मानव का अस्तित्व हुआ, मानव ने तकनीकी का विकास किया और इन संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। या अपन कह सकते हैं कि प्रकृति पर पाए जाने वाली वह संपदा या तत्व जिनका जो उपयोग है मानव अपनी तकनीकी के साथ करता गया, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करता गया और उनको संसाधनों की श्रेणी में रखता, यानी वो संसाधनों की श्रेणी में आते गए। या अपन जो कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं हो सकता जब तक मानव ने उनका उपयोग नहीं कर सकता या वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे कोयला था, कई सालों, हजारों करोड़ों वर्षों तक भूमि के अंदर दबा हुआ पड़ा था और जब वो दबा हुआ था तब उसको अपन संसाधन नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी भी काम में नहीं आ रहा था। जब मनुष्य ने तकनीकी विकास किया, उसका उपयोग के बारे में जाना, उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और जो ही उसने उपयोग करना प्रारंभ किया तभी से उसको संसाधनों की श्रेणी में माना जाने लग गया। क्यों? क्योंकि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो गया था। इसलिए धरातल पर या प्रकृति में या धरातल के अंदर वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो जाने जाते हों या किसी उद्देश्य की वो सामाजिक जो उद्देश्य उनकी पूर्ति करने में वो सक्षम हो, वो पदार्थ या वो तत्व वो सारे अपने संसाधन कहलाते हैं। इसी के अपन कहें तो अपने पास में संसाधनों की जो अवधारणा में एक विद्वान है जिमरमैन। जिमरमैन लिखते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उनको अपन संसाधन कब कहें, कि जब कोई भी संसाधन अपन उसे कब कहें तो ऐसे पदार्थ जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उन, या अपन कह सकते हैं ऐसे कोई पदार्थ जो मनुष्य की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करें या पदार्थ के द्वारा किसी निश्चित जो उद्देश्य की प्राप्ति हो। वो उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक उद्देश्य भी हो सकता है। उनकी अगर वो पूर्ति करता है तो अपन उन्हें जो जिमरमैन के अनुसार उन्हें अपन क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। अब अपने पास में आए कोई भी वस्तु को अपन संसाधन कब कहें, कब उसको संसाधनों की श्रेणी में रखें, तो पहले अपने पास में जो किसी भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनके लिए अपने संसाधन कब कहें उसको, तो पहले अपने पास में कंडीशन आती है कि उसका उपयोग संभव हो। यानी कोई भी पदार्थ है अपने पास में कि उसका अगर उपयोग ही नहीं है तो उसको संसाधन अपन नहीं मान सकते क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं है, किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति उससे संभव नहीं है। तो पहले अपने पास में कंडीशन आ रही है किसी भी अपन तत्व को, पदार्थ को अपने संसाधन कब कहें कि उसका अपन उपयोग संभव हो। नंबर 2 अपने पास में आ रहा है कि कोई भी अपने पास में पदार्थ है उसको मूल्यवान वस्तु में रूपांतरित किया जा सके या अपन कह सकते हैं उसके रूप में परिवर्तन किया जा सके, उसका उपयोग के विभिन्न रूप में अपन काम में ले सकें। जो अपने प्रकृति से अपन को प्राप्त हो रही है उसको और अधिक मूल्यवान वस्तु में तकनीकी के द्वारा, जो भी अपने भौतिक, यांत्रिक, जो भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसको अपने मूल्यवान वस्तु में रूपांतरित कर सकें। ऐसी कोई पदार्थ है तो उसको भी अपन संसाधन की श्रेणी में अपन रख सकते हैं। या अपन आप कह सकते हैं कि कोई भी संसाधन है उसका मानव के द्वारा या मानव संसाधन के द्वारा उपयोग संभव हो।
यानी धरातल में कई ऐसे पदार्थ हैं जो पाए तो जाते हैं, लेकिन मानव के पास में तकनीकी नहीं है, या इतना स्किल डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ कि वो उसका उपयोग कर सकें। तो संसाधन धरातल में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका उपयोग मानव संसाधन के द्वारा वो उपयोग कर सके, ऐसी वस्तु और पदार्थ को अपन संसाधनों की श्रेणी में अपन रखेंगे। चौथा अपन कहें कि जैसे मानव संसाधन का उपयोग तो करना चाहता है, उसको टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास में आवश्यक पूंजी नहीं है। तो चौथी अपने पास में कंडीशन क्या आती है कि मानव के साथ पास में आवश्यक उससे पूंजी भी होनी चाहिए, जिससे कि उसको संसाधन में या उस तत्व को दूसरे रूप में उसको रूपांतरित कर सके। तो ये चार अपने पास में ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा अपन किसी भी तत्व को अगर वो पूरी करता है या उनके द्वारा लागू होती है तो उसको एक संसाधन की श्रेणी में अपन रख सकते हैं। ये थी कुछ अपन कहे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपने रिसोर्स है, संसाधनों की जो अवधारणा थी कि किस प्रकार से अपन एक संसाधन अपने पास में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो संसाधन है उसका जो एक शाब्दिक अर्थ की अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में आ रहा है कि संसाधन जो अर्थ और शब्द की जो उत्पत्ति है या किन शब्दों से ये मिलकर बना है। संसाधन जो है वो अपने पास में अंग्रेजी भाषा का जो अपने पास में रिसोर्स जो शब्द है, यानी रिसोर्स शब्द का एक पर्याय शब्द है, यानी इससे बना है जिसको अपन संसाधन कहते हैं। ये जो रिसोर्स जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। यहाँ पर जो री शब्द का जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, या अपन कह सकते हैं पुनः प्रयोग के लिए, पुनः शब्द के लिए इसका यूज हो रहा है। किसका? री शब्द का। जबकि अपने पास में जो सोर्स आ रहा है वो आ रहा है साधन या उपाय, यानी कि जो सोर्स अपने पास में शब्द है उसका अगर अपन अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो अपने पास में क्या आ रहा है? साधन या उपाय। जबकि री का अपने पास में क्या आ रहा है? दीर्घ अवधि के लिए है या पुनः के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अपन देखें कि जो अपने पास में री प्लस सोर्स है उसका अपन अगर एक शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसे पदार्थ या तत्व जो दीर्घ अवधि के लिए उपयोग में किए जाए, या अपन कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जैविक समुदाय की दीर्घ अवधि के लिए पूर्ति करते हों या पुनः उनका अपन उपयोग कर सके, पुनः उनका अपन निर्माण कर सकें, ऐसे सभी पदार्थों को अपन संसाधन कहते हैं। ये इसका अपने पास में रिसोर्स जो शब्द उसका शाब्दिक अर्थ है। जैसे अपन कहें कि वायु है और सूर्य का जो प्रकाश है वो एक ऐसा संसाधन है जो दीर्घ अवधि तक चलता है, लगातार वो चलता रहता है। जबकि अपने पास में वन है या प्राकृतिक जो वनस्पति हैं वो एक ऐसे हैं जो उसको पुनः उत्पादित कर सकते हैं। जैसे पेड़ को काट दिया, दूसरी जगह उनको अपन लगा सकते हैं, तो वो किस में चला जाएगा? तो पुनः में चला जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो एक ऐसे पदार्थ, गुण या तत्व होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने में निश्चित होते हैं और किसी एक निश्चित लक्ष्यों की उससे पूर्ति की जाती है। वो सभी अपने पास में संसाधन कहलाते हैं। अब इन संसाधनों के अपने ये तो था अपने पास में एक अवधारणा थी और इसका एक शाब्दिक अर्थ था। और उसके बाद में अपन देखें इनकी परिभाषा के अनुसार अपन बात करें कि जो विभिन्न जो अलग अलग अपने पास में विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं उनके अनुसार अपने पास में परिभाषाएं सबसे पहले अपने पास में आ रही है सामाजिक कोश के अनुसार। एक अपने एक संस्था है सामाजिक कोश, उसके अपन बात करें कि एक संसाधन अपन कहते किसे हैं, तो संसाधन एक पर्यावरण की एक ऐसी विशेषता है जो एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें और एक निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं। वो अपन उन सभी पदार्थों को अपन संसाधन कहते हैं। दूसरा अपने पास में आ रहा है, जैसे अपने जो अवधारणा में देखा था वही विद्वान आ रहा अपने पास में जिमरमैन ये कहता है कि पर्यावरण के जो अपने पदार्थ हैं या संसाधन हैं वो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने होते हैं और मानव अपनी तकनीकी का विकास करके उनको संसाधन के लिए अपने पास में बनाते हैं। तो वो सभी पदार्थ एक संसाधनों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये दो अपने पास में परिभाषा थी। उनके बाद में अपन देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। अगला अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वर्गीकरण। अब पहले अपन बात करते हैं वर्गीकरण जो अपने पास में आ रहा है कि वर्गीकरण अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी। जब अपने पास में संसाधन है अपन उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं
अब उनका अपन जो अलग अलग भागों में उनको बांट रहे हैं, तो बांटने की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो पदार्थ थे उनका शुरुआत अपन देखें कि जो भी संसाधन थे उनका मुख्य जो उद्देश्य था कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाता था, यानी कि उनका लगातार उपयोग हो रहा था। वहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, ठीक था कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और उनका अपन उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मानव ने ज्यों ज्यों तकनीकी विकास होता गया, संसाधनों का दोहन तीव्र गति से बढ़ता गया, और ज्यों ज्यों तीव्र गति से बढ़ता गया तो हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, सतत पोषणीय विकास की अपन को आवश्यकता पड़ती है। अब अपने पास में शब्द आ गया कि सतत पोषणीय विकास है क्या, कि इसकी अपन को कि पोषणीय जो विकास है इसकी अपन को आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या अपने पास में है कि इनकी क्या ये शब्द है अपने पास में सतत पोषणीय विकास, यानी कि विकास एक ऐसा शब्द है जो लगातार चलता रहता है, यानी कुछ न कुछ उसमें पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए, वो अपने पास में विकास है। तो अपने पास में आ रहा है सतत जो विकास के जो अपने पास में आ रहा है कि इसकी आवश्यकता अपन को पड़ रही है किसमें, संसाधनों के वर्गीकरण में। यानी जब मानव ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया, तब अपने पास में एक नई अवधारणा आ रही है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है, यानी कि सतत पोषणीय विकास की अगर परिभाषा के अपने अनुसार देखें तो एक ऐसी अपने पास में संसाधनों के बारे में है कि संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जानी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचकर रहने चाहिए। ऐसा जो अपन संसाधनों का विकास करते हैं, उपयोग करते हैं, और ऐसा जो विकास चलता है, ऐसा जो क्रम चलेगा, उसको अपन सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी बर्टलैंड रिपोर्ट के अनुसार भी थी कि सतत पोषणीय विकास में क्या होगा कि संसाधनों का इस तरीके से दोहन होना चाहिए कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और आने वाले समय के लिए संसाधन बचकर भी रहने चाहिए। इस वजह से हमें संसाधनों के वर्गीकरण की आवश्यकता हो रही थी, यानी कि धरातल में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे संसाधन हैं जो लगातार उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन करने की वजह से वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जबकि उस ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका अपन लगातार सतत लगातार तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं। उस आधार पर अपन देखें तो जैसे अपने पास में जैसे स्वामित्व के आधार पर देखें तो अपने व्यक्तिगत संसाधन हो सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं, या अपन सर्वत्र उपलब्धता की बात करें तो वायु हैं, सूर्य का प्रकाश हैं, या दुर्लभ वाले में अपन देखें जो बहुत कम पाए जाते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, ये ऐसे संसाधन है जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ एक स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसे अपने पास में जैसे अपने पास में भारत की अपन बात करें तो थोरियम है जो सिर्फ तमिलनाडु में और कुछ एक राजस्थान में पाया जाता है, तो कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन हैं, उनको एक निश्चित क्रम में रखने के लिए, एक निश्चित स्थान देने के लिए, एक निश्चित उनका वर्गीकरण करने के लिए अपने संसाधनों की वर्गीकरण की अपन को आवश्यकता पड़ी है। उस वर्गीकरण के हिसाब से अपन देखें तो पहला वर्गीकरण आता है उसमें सतत उपयोगिता के आधार पर, यानी संसाधनों का अपन उपयोग कर रहे हैं, उसमें आ रहा है पहला सतत उपयोगिता, यानी लगातार अपन उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर हम संसाधनों की वर्गीकरण की बात करें तो इनको मुख्य रूप से 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला अपने पास में आ रहा है नव्यकरण या नव्यकरणीय संसाधन। जो नव्यकरणीय संसाधन है उनको हम असमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं, या अपन इसको गैर परंपरागत संसाधन भी इनको अपन कह सकते हैं। यानी नव्यकरण है जो ऐसे संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते, या अपन कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती हैं। इसके लिए अपन भौतिक क्रिया हो, चाहे यांत्रिक क्रिया हो, चाहे रासायनिक क्रिया हो, उनके द्वारा उनकी पुनः पूर्ति की जा सकती हैं। ऐसे जो संसाधन हैं उनको अपन जो नव्यकरण संसाधन कहते हैं, असमाप्य संसाधन कहते हैं। जब तक कि इस धरातल पर वायुमंडल, पृथ्वी, आकाश रहेगा तब तक इनकी जो समाप्ति नहीं होगी। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जो ऐसे संसाधन हैं जो जब तक अपना धरातल रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, जब तक अपन उपयोग करेंगे तब तक ये लगातार चलते रहेंगे। ऐसे संसाधनों को अपन नव्यकरण संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है अपने पास में अनव्यकरण संसाधन।
यानी कि समाप्य संसाधन, जो लगातार उनका अपन एक निश्चित अवधि तक या अपन कहें लगातार अपन उनका उपयोग कर रहे हैं, तो एक समय ऐसी आएगी जिससे वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जो संसाधनों को अपन अनव्यकरण संसाधनों को अपन उस श्रेणी में रखते हैं, या उनको अपन कह सकते हैं कि समाप्य संसाधन कहते हैं कि जिनका अपन लगातार उपभोग कर रहे हैं और तीव्र गति से अपन कर रहे हैं, तो एक समय के बाद में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे अपने पास में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस हैं, ये ऐसे संसाधन हैं जिनको बनने में अपन करोड़ों वर्षों का समय लगता है, जबकि अपन उनको बनने की गति से अगर तीव्र गति से अपन दोहन करते हैं तो एक समय के बाद में वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उनको अनव्यकरण संसाधनों में या समाप्य संसाधनों की श्रेणी में उनको वर्गीकरण किया गया है। तीसरा अपने पास में है चक्रीय संसाधन, यानी कि जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिनका अपन एक से अधिक बार उपयोग अपन कर सकते हैं। जैसे अपना जल है, जल को अपन विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीके से अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। लोहा धातु है, उनको भी अपन विभिन्न प्रकार से उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो अपने पास में है, तीन अपने पास में, पहला अपना आ रहा है सतत उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें अपन के पास में नव्यकरण संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, जिनको असमाप्य संसाधन कहते हैं। दूसरा अपने पास में अनव्यकरण संसाधन जो एक निश्चित अवधि के बाद में समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा चक्रीय संसाधन जिनको अपन बार बार उपयोग करने पर भी वो समाप्त नहीं होते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण के लिए आगे का जो वर्गीकरण वो अगले वीडियो में अपना अध्ययन करें।